नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पीएससी 2021 का पेपर है ये और जनरल स्टडीज़ का पेपर है। 3 घंटे का समय दिया गया था। 300 नंबर मैक्सिमम मार्क्स थे। ऑल क्वेश्चंस वर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन अनिवार्य थे। प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए 6 अंक दिया गया था और शब्द सीमा 150 है। वर्ड लिमिट 150 का मतलब है 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। फिर दिया गया था प्रश्न संख्या 11 से 20 के लिए 14 अंक थे, 14 अंक, और शब्द सीमा 300, मतलब ये बड़े क्वेश्चंस थे। देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक हितों से शुरुआत करके ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने कब्जे में कर लिया। इस मौन आक्रमण को रोकने में भारत की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या है? ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसको लिख तो कोई भी देगा, पर वो लिखने में जो आपकी शैली है ना, शैली जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं, राइटिंग स्टाइल, योर यूनिक राइटिंग स्टाइल, वो वाले क्वेश्चन थे। फ्रॉम बिजनेस एंड ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने राज किया है भारत पे, एक प्राइवेट कंपनी ने। उसके बाद 1857 की क्रांति होने के बाद ब्रिटेन की महारानी ने, क्राउन ने अपने हाथ में सत्ता ली है और ब्रिटेन ने सत्ता ली है फिर, तो उससे पहले कंपनी थी। तो इस मौन आक्रमण वो होता है जब आपका दुश्मन जो है वो आप पहचान नहीं पाओगे हमारा दुश्मन कैसा है, क्योंकि कंपनी से कभी कोई देश या राज्य ये उम्मीद नहीं रखता कि वो कंपनी उनको निगल जाएगी। तो मौन आक्रमण था ये। वो कोई सेना लेकर नहीं आए थे अटैक करने, वो व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के रास्ते से रिसोर्सेज हथियाए और फिर रिसोर्सेज हथियाने के बाद उन्होंने लोगों को अपने यहाँ पे नौकरियाँ दी। नौकरियाँ देने के बाद जब वो हिंदुस्तानी लोग उनके यहाँ पे नौकर बन गए, फिर उन्हीं नौकरों से उन्होंने जनता पर जुल्म ढहा है। इस तरह से एक मौन आक्रमण होता है। जो भी बड़ी कंपनी है, आप आज भी अगर किसी बड़ी कंपनी को देखोगे तो उसका यही पैटर्न रहता है। वो आती है इंडिया में, पैसा लगाती है, लोगों को हायर करती है, फिर वो लोग नियम कायदे बनाते हैं। अगर कोई फ्रॉड होता है तो कौन जिम्मेदार है उसका? वही लोग, क्योंकि वो बिके थे, विदेशी कंपनी। तो इसी तरह से विदेशी कंपनियां जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती। जब वो हार मानती है तो भग जाती है वो, और नींव हार मानती तो धीरे धीरे करके निकल लेती है वो। आपके आपके जो भाई हैं, जो दुकानदार हैं, जो आपके भाई जो कारखाना चलाते हैं, उनके कारखाने और उनकी दुकानें बंद करना उनकी पहली प्राथमिकता रहती है कि जो लोकल धंधा है उसको बंद किया जाए, उनको इस तरह से ख़त्म किया जाए, बदनामी करके, उन पे प्रेशर डाल के, उनको खरीद कर पैसे, कोई पैसे में बिकता है, कोई बदनामी के डर से बिकता है। आज भी आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली निकली थी। हर दिवाली में, हर दिवाली आने से पहले मिठाइयों, मावा, इसके पीछे दुष्प्रचार शुरू हो जाता है। मीडिया में पैसे दे दे के खबरें चलाई जाती है कि मिठाइयों में ये मिलावट है, मावे में ये मिलावट है, हलवाई ये खराब कर रहे हैं, मिठाई से ये हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्यों? ताकि चॉकलेट बिके, ताकि विदेशी चॉकलेटें बिके, ताकि गिफ्ट में चॉकलेट दी जाए, मिठाई नहीं दी जाए। तो वो जो हलवाई है, जो बेचारा, जो दूध वाला है, जो उस हलवाई को दूध बेचता है, उससे मावा बनता है। हलवाई के यहाँ काम करने वाला कौन है? हमारा अपना भाई। हलवाई कौन है? हमारा अपना देसी भाई। उसको दूध बेचने वाला कौन है? हमारा अपना किसान भाई, हमारा अपना ग्वाला, हमारा अपना गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला भाई। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस करके एक दूसरे के घरों में लक्ष्मी दे रहे थे। फिर विदेशी कंपनी आती है, इन सबको बदनाम करती है कि दूध वाला मिलावट करता है, हलवाई मिलावट करता है, जो कारीगर है वो मिलावट करता है, जो खरीद रहे हैं वो बीमार पड़ जाएंगे, जो खरीद रहे हैं उनको डायबिटीज हो जाएगी। ये दुष्प्रचार चलता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। सोन पापड़ी जैसी मिठाई जो मुंह में घुल जाती है, एक मासूम सी, एक अच्छी सी मिठाई जिसमें कोई कुछ मतलब खराब नहीं है, जिसमें शुगर का भी खतरा नहीं है उतना, एक ऐसी मिठाई जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी खा सकता है, सोन पापड़ी। उस सोन पापड़ी को इन लोगों ने इतना मजाकिया अंदाज में, इतने भद्दे अंदाज में बदनाम किया है कि अब वो एक मजाक बना दी गई है। आपको शायद पता नहीं होगा, कोई अंग्रेज सोन पापड़ी बना नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है। हमारे यहाँ का लोकल देसी हलवाई बनाता है उसको, लेकिन हम उस सोन पापड़ी का इतना मजाक उड़ाते हैं हर दिवाली पे। तो सोन पापड़ी जो है वो खरीदनी चाहिए, उसका सेवन भी करना चाहिए, बजाय कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियों से अपना सामान खरीदें त्यौहार पर। ये जो त्यौहार है ये हमारा हिंदुस्तानी त्यौहार है। ये त्यौहार है एक दूसरे के घर में खुशियाँ देने का। फ्री में तो आप किसी को कुछ दोगे नहीं। ओबियसली ये जो हमारा देसी भाई है, जिसका घर चलता है मिठाई बना के, जिसका दूध बेच के घर चलता है, उसको भी कमाने दिया जाए। चॉकलेट जब आप खरीदते हो तो वो पैसा सीधा विदेशी कंपनी के पास जाता है, बीच में किसी को कुछ खाने को नहीं मिलता।
जो गाय पालता है वो गाय की सेवा करता है, जो दूध बेचता है वो उसकी सेवा करता है, हलवाई मावा बनाता है, मिठाई बनाता है तो बड़े प्यार समर्पण से बनाता है। गांव का हलवाई कभी ये नहीं सोचेगा कि उसके गांव वाले बीमार पड़े। तो इस तरह के दुष्प्रचार आप लोग समझो, हर त्यौहार आने से पहले हमारे ही अपने लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। उसको मौन आक्रमण कहते हैं। गोरा इस टाइम सेना लेकर आपके गांव में नहीं आया, लेकिन उसने आपके गांव के हलवाई का धंधा चौपट करवा दिया। अब उसकी काली गंदी मिठाई, वो उसकी काली चॉकलेट, वो त्यौहार पे ली जा रही है, दी जा रही है, खरीदी जा रही है, ये सोच के कि चॉकलेट में तो कोई ख़राबी नहीं है। वो खराबी आपको अभी तक दिखी नहीं है ना, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ चलती ही नहीं है मीडिया में। मीडिया मैनेज हो जाता है, एक तरफा न्यूज़ दिखाई जाती है। कभी आपने सुना है कि चॉकलेट में क्या खराबी है, कोई मीडिया वाला बता रहा हो? तो ये प्रोपेगेंडा चलता है दोस्तों, इसको मौन आक्रमण कहते हैं। ये सब जो बातें मैंने बोली है, ये सब लिख तो सकते हैं, पर उसकी एक शैली यहाँ पे मेंटेन करनी है। 150 शब्दों में उसको पूरा भी करना है, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मैनी इंडियन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर रनिंग इनटू विलेजेस बिकॉज दिस मासिव रूरल मार्केट कैन ओनली सेव द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। अरे भाई, ये तो हम कवर कर लिए पहले क्वेश्चन में ही। यही तो हम बात कर रहा था कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब गांव वाले आपस में ही इतने रिसोर्सेज होते हैं उनके पास। गाय दूध देती है, दूध बिकेगा गांव के हलवाई को, हलवाई बनाएगा मिठाई, मिठाई वो बेचेगा, दूध वाले का भी घर चलेगा, मिठाई वाले का भी चलेगा। जो उसको खरीद रहा है वो उनको पैसे देगा। ठीक, अब देखते हैं गाय को क्या खिलाना है, चारा, उसको क्या खिलाना है, अच्छे आहार, वो हम किससे खरीदेंगे? गांव के दुकानदार से, उसका घर चलेगा। हलवाई की गैस खरीदेगा, हलवाई अपने जो औजार है वो खरीदेगा, कढ़ाइयाँ वगैरह, कढ़ाई कौन बनाएगा? लोहार। हाँ, यही है ना। तो ये सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है। तेल चाहिए तो तेल कौन निकालेगा? तेल ही, गाँव का तेल ही। तेल किससे निकलेगा? मूंगफली से, सोयाबीन से, वो कहाँ उगेगी? गाँव में। तो ये जो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी है, इसका 2 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको प्रमोट करके, या इसको, अगर विदेशी कंपनी आएगी तो वो इसको डिस्ट्रॉय करेगी। वो कह देगी हलवाई तो बेकार है, हलवाई तो शुगर करवा देगा, डायबिटीज़ करवा देगा, मत खाओ। फिर क्या खाएं? हमारी काली चॉकलेट खाओ। तेल तो अच्छा नहीं है, तेल तो ये है, तो फिर क्या खाएं? ये हमारा वाला तेल खाओ, इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है, इससे हार्ट अटैक नहीं होगा। सुना है ना प्रोपेगेंडा। तो ये दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से लिखना था। 6 नंबर का है, 150 शब्दों में लिखना था। फिर ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में तो अगर अभ्यास करोगे, हर संडे संडे केवल रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट लिटरली कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्त पीरियड। गुप्त काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदानों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे साहित्यिक के बारे में ही लिखना है। 6 नंबर का है, 150 शब्दों की वर्ड लिमिट है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से राजा के काल में कौन सा विद्वान हुआ और उस विद्वान ने कौन सी रचना लिखी। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी है, पर उस तरह से नहीं लिखना है कि आप अगड़म बगड़म आगे पीछे कर दो। नहीं, यहाँ पे शैली याद रखना। पहला राजा श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त से ही शुरू करना है। फिर उसके बाद जो दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, और उनके काल में जो विद्वान हुए हैं उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उनका वो करना है, विवेचना करनी है। मेरी बात मान लो, मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे पता है कि आपके लिखने से फ़र्क नहीं, आप किस तरह से लिखते हो, पॉइंट बना बना के, और एक क्रम में लिखना है। अब राजाओं की पूछा है ना, पूरे गुप्त काल का पूछ लिया उसने, तो आप ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले राजा से शुरू कर रहे हो फिर बीच में तीसरा राजा डाल दिया। तो राजा और उसका साहित्यिक विद्वान दोनों का परिचय देना और इंट्रोडक्शन देना इम्पोर्टेंट है, और उसी तरह से लिखा जाएगा। और शब्द सीमा 150 शब्द है, तो इसमें आपको केवल मेन कंटेंट लिखना है और थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी लिखनी है, क्योंकि 150 शब्द कम पढ़ेंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में 150 शब्द कम पढ़ेंगे। तो कम पढ़ेंगे तो क्या करें भाई, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा लेखन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ पर हड़बड़ाओगे नहीं। रैंडम कोई भी टॉपिक लेकर बैठा करो और उसके बारे में शब्द लिखना शुरू किया करो। और एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, 2 दोस्त या 3 दोस्त मिल जाएं तो मज़ा आ जाए लेखन में। कैसे? एक दूसरे के आंसर चेक करो, एक दूसरे को सवाल दो, चल बता मौर्य काल के जितने साहित्यिक थे उनके बारे में लिख, मैं कॉपी चेक करूंगा और मैं गलतियां पकड़ूंगा, तुम भी मुझे क्वेश्चन दो। तो 2 या 3 दोस्त जब ग्रुप में इस तरह से क्वेश्चन लेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे की लेखन शैली पर टिप्पणी देंगे, तो उससे बेटर कुछ भी तैयारी नहीं है। अकेला बंदे में थोड़ी तैयारी की कमी रह जाती है इस मामले में, लेखन के मामले में, क्योंकि उसको अपनी कमियाँ बहुत कम पता चलती है। तो ये 4th क्वेश्चन जो है ना, ये ग्रुप स्टडी अगर किसी ने की होगी और वास्तव में उसको लिखने की शैली अगर उसको पता है पॉइंट वाइज, तो वही कर पाएगा, वरना इसमें 6 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखने में ईजी है लेकिन ये ईजी क्वेश्चन नहीं है भैया। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैव प्लेड अ वाइटर रोल
इन इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, जस्टिफाई योर आर्गूमेंट साइटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। प्रशासनिक जवाबदेही को शामिल करने में शिकायत निवारण तंत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशिष्ट उदाहरणों के साथ अपने तर्क की व्याख्या करें। इस वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल देने हैं वो आप किसी भी पीरियड के दे सकते हो, पर जैसा कि हमने देखा है कि जो शिकायत निवारण तंत्र हैं इनका उद्गम अभी पिछले 20 सालों में ही हुआ है। उससे पहले सरकारों में शिकायत निवारण का इतना कल्चर नहीं था। तो आने वाले जो पिछले 20 साल है या 15 साल है, और अभी तो लेटेस्ट एक के बाद एक काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, तो केसेस जो मिलेंगे आपको रिसेंट टाइम्स के ज़्यादा मिलेंगे, पुराने टाइम्स के कम मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इस पाँचवें क्वेश्चन की? इस पाँचवें क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने करंट अफेयर ढंग से पढ़े हो। दूसरी चीज़, आरटीआई का नॉलेज जिसको पता है वो यहाँ पे आरटीआई का भी इंट्रोडक्शन देगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आरटीआई जो एक अंग है शिकायत निवारण तंत्र का। आप सूचना मांगोगे तब जाके तो आप शिकायत करोगे ना कहीं से, तो चल क्या रहा है पहले आप वो पता करोगे। फिर प्रशासनिक जवाबदेही इसने बोली है। प्रशासन में नेता नहीं आता, वो राजतंत्र में आता, राजनेता बोलते हैं। प्रशासन में अधिकारी और अधिकारी के नीचे बड़े से बड़ा अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक। फिर आता है कि आप अपने तर्क की व्याख्या करो कि इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि इंपॉर्टेंस है, आपको इसके विरोध में नहीं जाना है कि इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे पहले से ही आप मान के चलो कि हाँ इंपॉर्टेंस है और उसको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल दे के। तो ये क्वेश्चन ईजी है, पर इसमें जो इसने एग्जाम्पल वाले बात करी है वो एग्जाम्पल वही दे पाएगा जिसने करंट अफेयर पढ़ा हो। फिर इसमें भी शब्द सीमा है। 6th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वाह, पीआईएल दाखिल करना, ये आपने शब्द काफ़ी बार सुना होगा। पीआईएल कोई भी वकील दाखिल कर सकता है। पीआईएल दाखिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें आपको अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, उस मामले में ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे अफेक्ट करे वो डिमोनेटाइजेशन, लेकिन मैं पीआईएल डाल सकता हूँ। जनहित याचिका बोलते हैं इसको। मैं जनता की तरफ से डाल सकता हूँ कि मैंने जनता को त्रस्त होते देखा है, तो मेरे को दिक्कत है, तो अब मुझे मोदी जी जस्टिफाई करें कि ये क्यों किया, कैसे किया। इसको पीआईएल बोलते हैं। किसी भी मामले में पीआईएल कोई भी डाल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको उससे, जैसे सीए एनआरसी में हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन काफ़ी हिंदुओं ने सीए और एनआरसी के विरोध में पीआईएल डाली कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो पीआईएल अदालत में चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। डिस्कस द रोल ऑफ पीआईएल इन एक्सपेंडिंग द सिविक पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन। सिटीजन कोई भी हो सकता है, 130 करोड़ का देश है, कोई भी सिटीजन, उसका नागरिक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक के अधिकारों को जो पीआईएल है वो एक टूल है। कोई भी नागरिक पूरे देश की जनता की तरफ से पीआईएल डाल सकता है अगर उसको सरकार का कोई काम पसंद नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसको डायरेक्ट अफेक्ट हो। जैसे कि चोरी का मुकदमा है तो चोरी तो मुझे, घर में चोरी होगी तो मुझे डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, या हत्या का मुकदमा है तो मुझे डायरेक्ट हत्या की धमकी मिल रही है। पर पीआईएल में ज़रूरी नहीं है। पीआईएल में यूँ है कि अगर तमिलनाडु में कुछ गलत हो रहा है तो राजस्थान वाला भी उस पर एक्शन ले सकता है। एक्शन मतलब पीआईएल डाल सकता है अगर उसको लग रहा है। पीआईएल अदालत में जाती है, कोर्ट फैसला देती है और कोर्ट का आदेश सबको मानना होता है, ये होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था है। और इसमें शब्द सीमा 150 शब्द कोई भी लिख देगा इसमें, लेकिन इसमें भी 6 नंबर का है ये, तो टाइम का ध्यान रखना। हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनर्जक संपत्तियों के संचयीकरण के पीछे मुख्य कारक क्या है? हाँ, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन रिसेंट ईयर्स? डिस्कस। एनपीए बोलते हैं इसको। एनपीए जो होता है वो बैंकों के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। कोई भी बैंक मैनेजर जो होता है वो कभी ये नहीं चाहता है कि उस पर एनपीए का दाग लगे। एनपीए क्या होता है? एनपीए ये होता है कि वो पैसा जो आपने दिया गया है, लेकिन उस पैसे से आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। आपने किसी को लोन दिया और वो लोन बर्बाद हो गया, बंदे ने हाथ खड़े कर दिया कि मैंने लोन चुका नहीं पाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो चुका हूँ। क्या करोगे फिर आप? बैंक को घाटा होगा, उसी घाटे को बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग। पैसा तो डाल दिया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। अब दूसरा बैंक है जहाँ पे 10 लाख का लोन दिया, 6 महीने में चुकाना है, लेकिन वो 10 लाख का लोन 1 महीने में चुका दिया उसने बंदे ने। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पे वो एसेट परफॉर्म किया, फ़ायदा हुआ और जल्दी से फ़ायदा हुआ, टाइम के साथ फ़ायदा हो गया। अब वो 10 लाख रुपए जो 6 महीने के लिए दिए थे, अब वो 1 महीने बाद पैसा कमा के, फ़ायदा कमा के वापस किसी और को दे सकते हैं। तो वो बैंक मैनेजर अच्छा कहलाता है जो लोन ठोक बजा के दे, सामने वाली पार्टी चुका पाए या नहीं चुका पाए उस हिसाब से। पर अक्सर बैंकिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार के कारण अपने चहेतों को किसी सरकारी के दबाव में, किसी नेता के दबाव में, या भ्रष्टाचार के कारण ऐसे लोगों को लोन दे दिए जाते हैं जिनके बारे में हमको पता होता है कि ये लोग चुका नहीं पाएंगे, ये खा जाएंगे लोन।
विजय माल्या का केस इसका एग्जाम्पल है। विजय माल्या का केस जो है यूनिक केस है, आप उसकी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी डीप करप्शन जो हमारे तंत्र में है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक में जो करप्शन है। विजय माल्या का केस जिसने डिस्कस किया होगा ना, वो यहाँ पे लिख देगा आराम से। तो लोग अक्सर फेसबुक ट्विटर पे विजय माल्या करते रहते हैं, यहाँ पे लिखने की बारी थी। विजय माल्या के बारे में लिखने से मतलब फेसबुक ट्विटर पे कमेंट डालने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में आप तैयारी करने वाले हो तो पूरा केस स्टडी करो उसका, इंटरनेट पे जाके पूरी स्टोरी पता करो, एक एक इमेज देखो, कौन कौन सा लेटर किसने लिखा, बैंक वालों ने किसको जवाब दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या जवाब आया। और ये अभी का नहीं, जब उसने लोन के लिए अप्लाई करा था तब से लेके अब तक का देखना है पूरा केस स्टडी। विजय माल्या ने लोन लेना कब शुरू किया, किंगफिशर एयरलाइंस कब बनी, लोन किस बैंक ने दिया, कितने का दिया, कितनी किस्तों में दिया, बाकी और कौन से बैंकों ने दिए, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था, अभी के फिर जब 2014 में सत्ता चेंज हुई तब जो प्रधानमंत्री आए उन्होंने उस पर क्या एक्शन किया, कहाँ तक गाड़ी पहुँची है, पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ, क्या असेट बेचे गए, किस बैंक को कितना पैसा वापस लौटाया गया, ब्याज क्या रेट क्या रही, एक एक डाटा आपको पता होना चाहिए अगर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में अधिकारी बनना है। तो एक अधिकारी और एक छात्र के बीच का डिफरेंस ये होता है कि छात्र केवल लाइनें लिखेगा, अधिकारी डाटा बताएगा, इतने परसेंट पे इतना करोड़ रुपया लिया गया, इस तारीख को लिया गया, इस कार्यालय से इस अधिकारी ने, इस नेता ने, इस मंत्री ने सिफारिश की लोन देने की, इस बैंक के इस ब्रांच से लोन मिला, इतने करोड़ इतनी किस्तों में मिले, वापस किसने लिए, वापस किसको दिए, किस ब्याज पे वापस दिया गया, कितना पैसा दिया गया। ये एक अधिकारी स्टडी करना चाहिए। आप अगर इस तरह से लिख के नहीं आए हैं तो मेरे भाई, आप में और एक आम आदमी जो फेसबुक पे कमेंट करता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सही बता रहा हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन का अधिकारी अंदर तक जाके एक एक डाटा को चेक करेगा। अगर आप में वो एटीट्यूड नहीं है कि आप बस है विजय माल्या चोर है, मोदी चोर है, ये चोर है, कांग्रेस चोर है, ये अगर आप वहाँ पे लिख के आए हो ना तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको कोई भी केस दिया, जैसे रिलायंस का केस दिया जाए, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का केस दिया जाए, आप उसको उसी तरह पढ़ो जैसे एक अधिकारी पढ़ेगा। डाटा पढ़ो, राफेल का केस है, इतना बढ़िया केस था, उसका डाटा पढ़ो आप, फ्रांस ने कितने पैसे लिए, कौन सी कंपनी के थ्रू डील हुई, है ना। फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में लिखने से कोई अधिकारी नहीं बन जाता भाई, डाटा लिखो, यहाँ पे डाटा लिखना था। तो इस जो छठा क्वेश्चन है ना, इसमें मुख्य कारक जो पूछा गया है, मुख्य कारक को भी पॉइंट टू पॉइंट लिखना था, पर वो मुख्य कारक उसी बंदे को पता होगा ना जिसने एक केस स्टडी कर लिया हो। एक केस कोई सा भी स्टडी कर लो, एनपीए का, विजय माल्या वाला बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। अगर विजय माल्या का केस स्टडी कर लिया ना तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, और उसको लिखो कॉपी में, कॉपी में अगर लिख लिया होगा जिस बंदे ने, वो बंदा यहाँ पे बिना किसी तैयारी के भी यहाँ पे लिख देगा मेन कारण उसको जो जो नज़र आएगा। तो इस क्वेश्चन में एक केस स्टडी अनिवार्य। देखो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किए हैं ना कि चौथे क्वेश्चन में क्या था, चौथे क्वेश्चन में आपको क्रम से लिखना था हर एक राजा के साथ, ठीक है। पाँचवें क्वेश्चन में क्या था, आपको शिकायत निवारण तंत्र, मतलब जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है उसके बारे में लिखना था। फिर सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में करंट अफेयर जिसने पढ़े होंगे वो लिख पाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं पेपर को डिकोड करना, इसको बोलते हैं पेपर को पोस्टमार्टम कर देना कि यार ये पेपर में क्वेश्चन जो आ रहा है ना ये टच कर रहा है कुछ चीज़। एक क्वेश्चन करंट अफेयर को टच कर रहा है और वहाँ से खींच के ला रहा है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी को टच कर रहा है। फिर आता है आठवां क्वेश्चन, भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की भूमिका की व्याख्या करें। एमएसएमई इनको बोलते हैं। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक। तो भारत के आर्थिक विकास में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज की जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो इन्हीं उद्योगों पर ध्यान केंद्रित है। पूरा ध्यान सरकार का एमएसएमई सेक्टर पर ही है कि जो मुद्रा योजना है वो सूक्ष्म वालों को दिया जाता है, लघु मुद्रा योजना में आ जाता है, मध्यम वालों को भी मुद्रा में मिलता है। इन एमएसएमई सेक्टर को कई तरह की लोन गवर्नमेंट दे रही है आज के टाइम पे। मोदी सरकार जो है वो इसी सेक्टर पे फोकस कर रही है। वो फोकस क्यों कर रही है, क्योंकि शायद उनको कुछ तो बात पता होगी ना, भूमिका तो उनको ही पता होगी। आपको भी लिखना है, लेकिन आपको जो लिखना है ना वो उस तरह से लिखना है जिसमें आप ना केवल स्टेट वाइज बताएं जैसे कोई स्टेट है जो चावल उगाती है, अब उस चावल से कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक। कोई स्टेट गेहूँ उगाती है, गेहूँ से क्या प्रोडक्ट बनता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आ गया अब तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, वो सूक्ष्म उद्योग है। एमएसएमई में
माइक्रो है वो, ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था, वो भी यहाँ पे लिखना था उसके बारे में। खैर इसमें शब्द कम पड़ जाने थे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की भूमिका की बात करें तो इसमें भी डाटा खूब सारा चाहिए आपको, डाटा बहुत पता होना चाहिए, हर एक साल का डाटा देना, कम से कम 3 साल का डाटा आपको देना था यहाँ पे, कि एमएसएमई कितना ग्रो किया, किस रेट से ग्रो किया। अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसमें फ़ायदा है, तभी तो ग्रो कर रहा है ना वो सेक्टर, उसमें लोग अपना पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक वाले उसमें अपना लोन दे रहे हैं, तो उनको भी तो लग रहा होगा कि वो परफॉर्मिंग एसेट है। तो फिर आता है अगला अपना, भारत की परमाणु नीति पर चर्चा करें और इसके प्रथम इस्तेमाल नहीं नीति पर उदीयमान बहसों का विश्लेषण करें। हाँ, ये 9th वाला क्वेश्चन था, ये ना जो जियो पॉलिटिक्स को टच कर रहा है और साथ ही सामरिक महत्व की जो बात है उसको टच कर रहा है, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को इसने टच किया है। भारत की परमाणु नीति पिछले कुछ दशकों में लचर रही है काफ़ी, जब भी पाकिस्तान हम पे अटैक करता था टेररिस्ट के थ्रू, तो हम ले दे के परमाणु नीति का फुल स्टॉप लगा जा रहे, उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ये सब है। फिर हमारे पास ये नीति है प्रथम इस्तेमाल नहीं, कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये नीति में है कि पहले हमारे लोग मर जाएं, पहले हमें कुछ नुकसान हो जाए, उसके बाद इंडिया इस्तेमाल करेगा। तो ये नीति काफ़ी लचर नीति रही थी और बहस इसी से शुरू होती है। तो आपको पहले भारत की पुरानी परमाणु नीति, मतलब इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना था, फिर आपको थोड़ा आना था कि इस टाइम पर जो सरकार है उसकी परमाणु नीति क्या है क्योंकि बहस तो वो भी थे अपोजिशन में, जब पिछली बार वो थे तब उन्होंने यही बहस की थी कि फुल स्टॉप मत लगाओ कि परमाणु बम गिर जाएगा। तो उससे क्या होता था कि हम कुछ भी काम कर नहीं पाते थे, कोई टेररिस्ट आके धमाके करके चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि अगर छेड़ दिया तो परमाणु बम गिर जाएगा। तो परमाणु बम का डर हम खुद ही अपने ऊपर ले लेते थे, सामने वाला तो बोलता भी नहीं था, लेकिन हम खुद ही पहले ही निष्कर्ष उसका निकलता था कि परमाणु वॉर हो जाएगी। तो इस बारे में आपको अगर लिखना था यहाँ पे, तो आपको ये तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी बंदा लिख देगा इस पर, ये क्वेश्चन ईजी था, इसको मीडियम लेवल का लड़का भी लिख देगा। अगला आता है, श्रीलंका के वर्तमान आर्थिक विपदा के कारणों का पता करें। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करंट अफेयर को टच कर रहा है और लगभग हर हर जगह पे इसके यही कारण डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो में देखो, चाहे आर्टिकल्स में देखो, चाहे नेताओं के मुंह से सुनो। श्रीलंका की आर्थिक विपदा इसलिए आई है क्योंकि श्रीलंका वालों ने, पहली बात तो कर्जा में काफ़ी है वो, चाइना के कर्जे में, दूसरा उन्होंने अपनी खेती को खुद चौपट कर दिया, और भी काफ़ी रीजंस थे, तो ये भी एक केस स्टडी है। श्रीलंका को चाइना जो कर्ज दिया है ना, अब वो चाइना के साथ गले की हड्डी इस वजह से भी बना हुआ है कि बाकी देशों को भी चाइना ने कर्जा दे रखा है। अब वो बाकी देश उसको बोल रहे हैं कि यार घाटा तो हमें भी लग रहा है, हमारा भी कर्जा माफ़ कर दे, अगर तू श्रीलंका का माफ़ करता है तो अब चाइना की जो रेपुटेशन है ग्लोबल कम्युनिटी का आगे, वो दांव पे लग चुकी है। अगर वो सबका कर्जा माफ़ करता है तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं माफ़ करता है तो ग्लोबल कम्युनिटी में उसकी इमेज ऐसी जाएगी कि यार ये देशों को वास्तव में बर्बाद कर रहा है चाइना, उधार दे दे के। तो यहाँ पे चाइना गफलत में पड़ चुका है। अगला, तृतीय स्तर सरकार के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, विभिन्न राज्यों के उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर का समर्थन करें। क्रिटिकली एनालाइज द एफिकेसी ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स एज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है। पंचायती राज, सपोर्ट विद एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और 14 मार्क्स का डिज़र्व करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पंचायती राज और 74th और 73rd के बारे में सब पढ़ते हैं, एक एसएससी लेवल का बंदा भी पढ़ता है, सब पढ़ते हैं इसको, कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ये सब पता है सबको। लेकिन जब इनके बारे में 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर राज्यों के उदाहरण के बिना काम नहीं चलेगा। तो एक एक सुविधा आपको ये दी है कि राज्यों के उदाहरण जब आप दोगे ना, तो उन पे ज़्यादा आप फोकस कर लो, ठीक है, तो वहाँ पे जान बच जाएगी। और प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण तभी हो पाएगा जब 2 राज्यों का आप उदाहरण दो, 3 राज्यों का उदाहरण दो, तो वहाँ पे आप आराम से गेम खेल लोगे ये वाली। ये 14 मार्क्स का था, तो जिसने लिख दिया होगा वास्तव में ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन यहाँ पे केवल लिखना नहीं था, यहाँ पे डाटा भी देना था। ऐसे एग्जाम्स में डाटा जो लिखेगा वो किंग होता है, वही अफसर बनता है, लेकिन लिखने में अगर निबंध लिखने बैठ गए तो उससे काम नहीं चलेगा। ये वो एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें निबंध लिखना पड़े। यहाँ पे क्रिटिकली वो जो एग्जामिनर होता है वो यही चेक करता है कि इसने डीप में कितना जाके स्टडी किया है और उसको याद कितना रखा है। 12वां क्वेश्चन आता है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की? इसके द्वारा मुगल प्रशासन में लाए गए परिवर्तनों की चर्चा करें।
मनसबदार, मनसबदार से बना है मनसबदारी। मनसबदार वो होता था जिसको मनसब दी जाती थी। अब आप बोलोगे मनसब क्या है, वही तो वहीं से तो शुरू हो रहा है सारा। मनसब क्या है, मनसब से मनसबदार बनेगा। मनसबदार एक के बाद दूसरा आता है, तो मनसबदारी वो प्रथा बन गई। ठीक है। जैसे मनसब जो होती थी, जयपुर के राजाओं को भी अकबर ने काफ़ी मनसब दिया था। मनसब होती थी एक्स्ट्रा सुविधाएं, एक्स्ट्रा क्रू, एक्स्ट्रा फौज उस राजा को दे दी जाती थी। हाथी घोड़े ये उसको दिया जाता था, पैसे उसको दिए जाते थे। साथ ही साथ दरबार में उसका स्थान अलग होता था, स्पेशल प्लेस उसको दिया जाता था। ठीक है। अकबर के आजू बाजू, अकबर के सामने, अकबर को जब वो मिलने आता था राजा, तो अकबर उसको खड़ा होकर ट्रीटमेंट दिया करता था, उसको इज्जत से नवाजा करता था। तो मनसबदार जो होता था उसका अलग ही ओहदा होता था। जैसे कि मोदी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे राजनाथ सिंह है, हरदीप सिंह जी पुरी है। ठीक है। तो इनका एक अलग ओहदा है मोदी के सामने। दूसरी तरफ मोदी का कोई विधायक है, मोदी जी का कोई विधायक है बीजेपी का, उसका ओहदा अलग है। ठीक है। होम मिनिस्टर का ओहदा मोदी जी के साथ अलग है। तो मनसबदार वो होता था जो कैबिनेट में था, इस तरह से। लेकिन उसको फिर उसके लिए अकबर के लिए युद्ध भी लड़ने पड़ते थे, अकबर के साथ अपनी फ़ौज को भी लेके जाना पड़ता था। अकबर जहाँ बोले अफ़गानिस्तान में लड़ने जाना है तो वहाँ जाना पड़ता था। और ऐसे राजा जो मनसबदार होते थे ये काफ़ी वीर राजा होते थे, इनकी पूरी लॉयल्टी अकबर के प्रति होती थी। 13th क्वेश्चन जो है, कोविड-19 महामारी के खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। इस समस्या से निपटने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक मुद्दों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारत सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं, ये तो जिसने लॉकडाउन में केवल करंट अफेयर पढ़े होंगे, और ये तो भारत के हर एक बच्चे को इतना तो कोविड-19 का हल्ला गुल्ला मचा था कि जिसने अफसर बनने के लिए इसको पढ़ा होगा ना, उसने वास्तव में एक एक दिन का अलग से कोविड-19 का ही रजिस्टर बना के रखा होगा। ये तो बात है कि अगर आप केवल कोविड-19 का एक अलग से रजिस्टर बना के रखते ना, तो काफ़ी काम आता हो। भारत सरकार ने कदम तो काफ़ी उठाए हैं, मेहनत बहुत की है। मोदी जी ने, दाढ़ी बढ़ गई थी उनकी लंबी सी सफ़ेद कलर की दाढ़ी, कोड वो लॉकडाउन के टाइम पे काम करने की वजह से उग गई वो। फिर चुनौतियाँ भी काफ़ी थी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि विदेशी कंपनियाँ आने वाली थी कि हमारी वैक्सीन ले लो, लेकिन हम उन पर क्वालिटी पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो हमने अपनी खुद की वैक्सीन ईजाद की। फिर अब सरकारी तंत्र में तो इतना दम नहीं है कि कोई वैक्सीन बना दे, तो प्राइवेट कंपनी, जो इंडिया की प्राइवेट कंपनी थी, उसी से बात की। देखो यार, ये क्या एक मेरा व्यू है, मेरी ओपिनियन है कि विदेशी जो कंपनियां हैं उनको इंडिया में एक्सेस अर्ली मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है। लेकिन जो हमारी खुद की कंपनियां, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे खुद के कोई स्टार्टअप है, उसको हम बहुत गिरी हुई नज़र से देखते हैं। शायद कहीं ना कहीं जलन की भावना या हीन भावना से हम उसको देखते हैं। अब कोविड की जो वैक्सीन जिसने बनाई है, पूना वाला ने बनाई है, उसको हम जानते भी नहीं थे वैक्सीन बनाने से पहले। मैंने भी नाम नहीं सुना था। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि शायद हमारे कल देश में सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है बजाय के बिजनेसमैन बनने के। सरकारी अफसरों के नाम लोगों को याद होते हैं, आईएएस के टॉपर का, आरएएस के टॉपर का, एचपीएससी के टॉपर का नाम पता होता है। कोचिंग सेंटर वाले उसको प्रमोट करते हैं। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उद्यमी को प्रमोट करे, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करे, बिजनेसमैन को प्रमोट करे। ऐसी कोई संस्था नहीं देखी मैंने भारत में। तो इस पर थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस पर ही मैं नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिन ये क्वेश्चन भी आएगा। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि भारत के बिजनेसमैन को हम गिरी हुई नज़र से क्यों देखते हैं, उस पर आप एक ऐसे लिखने का ट्राई करें। लेकिन उस पर भावनाओं में बह के ना देखें, आप डाटा के साथ उसको प्रेजेंट करें कि क्या वो डिज़र्व करता है या ये एक मिस प्रचार हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ताकि विदेशी कंपनियां फ़ायदा उठाएं। क्योंकि कोरोना के टाइम पे बिल्कुल ऐसा हुआ था कि विदेशी कंपनियां तैयार खड़ी थी अपनी वैक्सीन के साथ कि ले लो। बाद में पता चला कि जो अमेरिकन कंपनी थी उसकी वैक्सीन अमेरिका में ही काम नहीं कर रही थी। 3 वैक्सीनें लगा ली उन्होंने, 4 बूस्टर शॉट लगा लिए। अभी भी अमेरिका में वो वैक्सीन काम नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया की वैक्सीन काम भी करी, काफ़ी लोगों की जान बची। और वास्तव में इंडिया की ने अच्छी वैक्सीन बनाई थी और WHO ने भी उसको प्रमोट किया। काफ़ी कंट्रीज़ को हमने सप्लाई की, काफ़ी कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन दी है। तो 130 करोड़ भारतीयों को देने के साथ साथ दूसरी कंट्रियों को भी देना ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और मैंने करंट अफेयर का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज़ लग चुके हैं भारत में, केवल भारत में। दो डोज हो गए ना, तो 200 करोड़ से ज़्यादा के टीके लग चुके हैं वैक्सीन के। तो इस पर भी आप केस स्टडी करो कोविड के बारे में। अगला आता है 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड असेस द कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड एट ग्लासगो ड्यूरिंग COP26 कॉप कोalition ऑफ पार्टीज। देखो, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज
दो तरीके से काम करता है। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको किस तरह से देखती है, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़। हमारी भारत जो है डेवलपिंग में आता है। चाइना भी अभी तक खुद को डेवलपिंग ही बोल रहा है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ गया तो उसको टैक्स वगैरह देने पड़ जाएंगे, उसको काफ़ी सारी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ जाएगी, तो चाइना इस चीज़ से भागता है। एक और चीज़ है कि जो अंग्रेज़ों ने पिछली 2 सदियों में एनवायरनमेंट को जितना नुकसान पहुंचाया है अपने विकास के दौर में, इंडस्ट्रियलिस्ट के दौर में, उतना हमने नहीं करा, क्योंकि हम तो अभी 70 साल पहले ही आज़ाद हुए हैं। और हमने तो ग्रो करना भी 1980s 90s से शुरू किया है। हमारे यहाँ कारखाने लगने इतना, अभी तो हम विकास कर ही रहे हैं, अभी तो हम अपने पैरों पे ढंग से खड़े भी नहीं हो पाए हैं। 70 साल पुराना ही अपना लोकतंत्र बना है, डेमोक्रेसी। लेकिन जो जैसे अमेरिका है, अमेरिका 200-300 साल पुराना है, तो उन्होंने खूब उद्योग धंधे बनाए, अपनी खूब फैक्ट्रियाँ बनाई। अब फैक्ट्रियाँ बनेगी तो ओबियसली धुआं तो निकलेगा ना चिमनी से। तो ये एक बहस का मुद्दा था। अमेरिका ये बोलता था कि सारे देश कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो हम अकेले ही इसको कम क्यों करें। तो बाकी देश उनको तर्क देते थे कि भाई हमने तो अभी ग्रो करना शुरू किया है। तो इस मामले में काफ़ी बहसबाजी हुई थी छोटी कंट्रीज़ और बड़ी कंट्रीज़ के बीच में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ जो पिछले 200-300 साल से उनका दबदबा बना हुआ है। तो किसी भी कंट्री का दबदबा तब बनता है ना जब उसके पास उद्योग धंधे हों, वो माल सप्लाई करता हूँ लोगों को। अगर वो माल सप्लाई ना करे तो काफ़ी देश बर्बाद हो जाए। जैसे दुबई का एग्जांपल लो, दुबई भी पिछले 40-50 साल में ही ग्रो हुआ है। वहाँ पे भी अभी ग्रो वो कर रहा है बेचारा दुबई भी। तो अब उस पर आप बोलो कि यार आप इतने ग्रो कर रहे हो, आप टैक्स दो क्लाइमेट का, या ये काम बंद कर दो, वो काम बंद कर दो। या इंडिया को वो बोले कि इंडिया में ये काम बंद होना चाहिए, इससे प्रदूषण फैल रहा है, तो इंडिया वाले उनको मुंह उठा के बोलेंगे ना भाई हम तो अभी से शुरू करें हैं, इससे पहले तो हमारे देश में कुछ था भी नहीं, अंग्रेज़ों ने पूरी बैंड बजा रखी थी। तो ये हमारे COP26 में ये सब बातें डिस्कस हुई थी ग्लासगो में। इस पर तो लिख देंगे आप, अगर ग्लासगो वाला पढ़ा होगा या जो मैंने बताया है वो आपके दिमाग में था तो लिख दोगे आप। विरोधी दृष्टिकोण तो है ही सही। डेवलप्ड कंट्री बोलती है कि इंडिया चाइना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, और इंडिया चाइना बोलते हैं कि हम तो अभी ग्रो ही कर रहे हैं, अभी तो हमारे खाने पीने की उम्र है, अभी तो हम कार्बन उत्सर्जन ऑब्वियसली करेंगे ही सही, क्योंकि हमें भी तो अपने उद्योग धंधे बनाने हैं। कि हम हर बार तुम्हारी माल थोड़ी मंगाते फिरेंगे। जूते खरीदने तो अमेरिका से खरीदो, जींस खरीदने तो अमेरिका से खरीदो, फिर तो हम भी तो हमारा खुद का डेवलप करेंगे। 15th क्वेश्चन पॉलिटी से आया है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट में पावर्स इन द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एल्यूसिडेट ऑल्सो वाई इट इज़ सो नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका यानी जो ब्यूरोक्रेसी, अपनी जो अफसरशाही है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए संसदीय कार्यपालिका प्रणाली ने विधायिकाओं को ये अधिकार दिए हैं। साथ ही यह स्पष्ट करें कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। अफसरशाही को नियंत्रित करना आवश्यक है, उसके बारे में तो आप लिख दोगे। अफसर बेकाबू नहीं हो सकता, अफसर जनता के प्रतिनिधि से बड़ा नहीं हो सकता। जनता चुन के भेजती है नेता को, तो नेता का प्रतिनिधि, नेता जो होता है वो जनता की आवाज़ होता है, ठीक है। अफसर जो होता है वो जनता का नौकर होता है। तो होना तो ये चाहिए कि नेता जैसा बोले अफसर वैसा करे, क्योंकि अफसर की नौकरी है वो। अफसर उस पर नेता पे गवर्न नहीं कर सकता कि मैं इस नियम कायदे के तहत ये करूँगा और वो करूँगा। संविधान के दायरे में लेकिन नेता के पास ज़्यादा पावर होती है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है ना उसको। जनता ने जैसे भी वो जीता है, लेकिन जनता का प्रतिनिधि हो, वो जनता की आवाज़ है। तो कार्यपालिका जो कार्य करने वाले हैं सरकारी अफसर, उनको नियंत्रित करना आवश्यक है। अन्यथा पावर तो उनमें इतनी होती है कि वो लॉकडाउन भी लगा सकते हैं, कर्फ्यू भी लगा सकते हैं, जुलूस को रोक सकते हैं, रैली को रोक सकते हैं, हेलीकॉप्टर उतारने से मना कर सकते हैं। पर ये फिर निरंकुशता की तरफ चला जाएगा, फिर अपन अंग्रेज़ों वाले दौर में पहुंच जाएंगे जहाँ सूट बूट के अफसर राज किया करते थे। तो वो नहीं है, जनता की आवाज़ सुनाई जाएगी कि जनता को अगर रैली करनी है तो रैली करनी है, जनता को अगर धरना करना है तो करना है, विरोध प्रदर्शन चलेगा, जुलूस निकलेंगे, तो वो जनता की आवाज़ होती है। फिर जैसे कि कहीं ब्रिज अच्छा नहीं बना तो किसकी जवाबदेही है, नेता की थोड़ी है, तो इंजीनियर की है ना। इंजीनियर को बनाना है तो इंजीनियर कौन है, अफसर। तो अगर इंजीनियर ढंग से ब्रिज नहीं बनाएगा तो नेता तो उससे सवाल पूछ सकता है ना, पर इंजीनियर मुंह उठा के नहीं बोल सकता है कि मैं तो मेरे हिसाब से बना रहा हूँ। नहीं, जनता की आवाज़ है, जनता ने उस नेता को चुन के भेजा है। ब्रिज जनता के काम आने वाला है। पंचायत समिति का भवन है, स्कूल है, ये सब अफसर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, बजट वो निकालता है, तो अब वो जनता के काम आएगा। अब कल को अगर वो गिर गया तो जवाबदेही तो उसी की होगी ना। तो अगर नेता का कहना नहीं मानेगा, नेता बोलता है कि आराम से बनाओ, अच्छे से बनाओ, ईमानदारी से बनाओ, अफसर अपनी मनमानी करे, अफसर मीटिंग में ना आए, तो उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। तो ये सामंजस्य भी होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अफसरशाही को देखना चाहिए कि नेता जो है जनता की आवाज़ है, वो चाहे कैसे भी जीता हो, हर कोई नहीं जीत सकता, आप और मैं नहीं जीत सकते। तो अब जो जीता है कम से कम उसकी तो सुनी जाए, वरना डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा, फिर तो अंग्रेजों के शासन में चले जाएंगे हम। 16th क्वेश्चन आता है, असेस इंडो रशियन कोलेब्रेशन इन डिफेंस स्ट्रेटेजिक एरियाज। 16th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बारे में तो अगर आपने अभी का जो घटनाक्रम देखा होगा जैसे रशिया यूक्रेन वाला, तो कोई भी कर देगा इसको। इंडिया रशिया केवल पार्टनर्स ही नहीं है, ब्रदर्स हैं, भाई जैसे हम।
कल्चर हमारा काफ़ी एक्सचेंज होता है। इंडिया रशिया का रिलेशन काफ़ी समय से अच्छा है, पिछले 100 साल से इंडिया रशिया का रिलेशन अच्छा है। स्टालिन था उस टाइम भी हमारा रिलेशन अच्छा था, तो स्टालिन और नेहरू के टाइम पे भी हमारा रिलेशन अच्छा था, थोड़ा सूखा था लेकिन अच्छा था, दुश्मन नहीं थे हम। तो ये भी बात है। और दूसरी, अभी तो पुतिन और मोदी जी के बीच की गहरी दोस्ती है, तो उसके बारे में लिख सकते हो आप। 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एरिया में हमने उनसे अभी S-400 मिसाइल खरीदी है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी तो वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। S-400 मिसाइल हमारे लिए बहुत वाइटल थी और हमें लेनी ही थी, तो हम रशिया से ले रहे थे वो। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम ना लें, रशिया से कोई सामान ना खरीदें, अमेरिका से खरीदें जो खरीदना हो। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया के अच्छे मित्र थे, मोदी जी के अच्छे मित्र थे। तो दो तीन देशों में ऐसा चलता रहता है कि भाई मत ले, ये मत ले, वो मत कर, पर हर देश को खुश रखना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सबसे खरीदो, किसी एक को भाव ना दो, उस पर डिपेंड ना हो जाओ। ठीक है, उधार लेना है तो सबसे लो, ऐसा नहीं है कि चाइना से ही ले रहे हैं, लिए जा रहे हैं, चाइना के गुलाम बन गया, श्रीलंका की जैसी हालत हो गई, वैसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी जगह पर बैलेंस करके चलना पड़ता है प्रधानमंत्री को, आसान काम नहीं है। 17 क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज्ड इन रिसेंट ईयर। हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्सटेंट टू विच द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्टकमिंग्स। हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर लगातार बल दिया गया है। वर्तमान ढांचे की कमियों को प्रमुखता से दिखाएं और यह भी बताएं कि सहकारी संघवाद इन कमियों का मुकाबला कैसे करेगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सहकारिता क्या होती है आपको पहले वो पता होना चाहिए। सहकार क्या होता है? सहकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, सह और कार। कार मतलब होता है कार्य करना, सह मतलब साथ में। गांव में जो होता है सहकारी वाला सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो भी सहकारी होते हैं, सहकारी बैंक भी होता है, किसान सहायता समूह भी होते हैं। समूह में लेके जब कोई बिजनेस का लोन उठाया जाता है, समूह में लेके जब कोई इंडस्ट्री चलाई जाती है, जैसे अमूल है, ठीक है, तो वो सहकारी संघवाद मतलब सेल्फ सस्टेनेबल के 100 लोगों का समूह अपना एक बिजनेस चलाए, 200 लोगों का समूह अपना एक बिजनेस चलाए, 300 लोगों, 500 लोगों, 1000 लोगों, 10,000 लोगों का समूह अपना एक बैंक चलाए, तो उसको सहकारी संघवाद बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक जगह सत्ता ना रह के लोगों में ही सत्ता चली जाती है, लोगों के हाथ में। बैंक चलाना है तो 2,000 लोग अपना एक बैंक डाल लें, 5,000 लोग अपना एक बैंक डाल लें। तो ये सहकारी संघवाद की अवधारणा अच्छी है, इस पर काम भी होना चाहिए। कमियां हैं इसमें, कमियां ये हैं कि कई बार नॉलेज की कमी रहती है, टेक्नोलॉजी की कमी रहती है, तो इस पे लिखना था। अगला 18वां नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया चाइना रिलेशन इन द रिसेंट गलवान वैली। गलवान वैली में क्लैश हुआ था, बिल्कुल हुआ था। गलवान वैली से हमारे जो बहादुर सिपाही थे उन्होंने खदेड़ दिया था चाइनीज़ को। मलाक्का स्ट्रेट में मोदी जी ने पूरी नेवी लगा दी थी और बोली थी कि अब ज़्यादा बदमाशी की तो फिर हमारी नेवी तुम्हारे उड़ा देंगी बड़े बड़े शहर जो है, तो तुम इधर घुसोगे, तुम्हें चट्टानों में घुसोगे तो उधर तुम्हारे शहर जाएंगे फिर। तो काफ़ी शतरंज की चालें यहाँ खेली गई गलवान वैली में। लेकिन कुछ भी हो, जो हमारे जो वीर जाबाज सिपाही थे उन्होंने हाथों से, डंडों से, पत्थरों से वो ऐसी कायदे की लड़ाई लड़ी है। उसके पीछे रीज़न ये भी था कि वो जो एरिया है वहाँ पे हथियार, दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है कि उस एरिया में हथियार नहीं उठाए जाएंगे, गोलियाँ नहीं चलेंगी। अगर विवाद भी होता है तो हाथों से ही लड़ाई की जाएगी, क्योंकि एक बार गोली चलनी शुरू होती है तो फिर भाई गोली का जवाब फिर टैंक से, फिर मिसाइल से, फिर एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी और युद्ध हो जाएगा। तो दोनों बड़े बड़े देश से नुकसान दोनों को होना है, जीत कोई भी नहीं रहा, कोई नहीं जीतेगा इस लड़ाई में, ना इंडिया कम है ना चाइना कम है। ठीक है, चाइना को कोई पसंद नहीं करता और इंडिया को अभी ज़रूरत भी है सबकी। तो और अभी सारे देशों को अभी कोरोना से जो नुकसान हुआ है उसी से निपटना है, तो किसी को पसंद नहीं है कि दो देश लड़े हैं। तो बिना हथियार के ही वहाँ लड़े हैं, चाइनीज़ भी बिना हथियार के लड़े हैं, हाथों से लड़ाई हुई है, पैरों से लड़ाई हुई है, पत्थरों से हुई है, लकड़ी डंडों से लड़ाइयाँ हुई है। तो वो पहले से था कि हथियार ही नहीं उठाए जाएंगे। फिर एक और चीज़ हुई थी कि चाइना की जो आर्मी है ना वो दिखने में बड़ी है लेकिन है कमज़ोर, क्योंकि चाइना का जो सिपाही है वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा है वो। तो वो प्रिंस प्रिंस की तरह ट्रीटमेंट उनको घर में मिलता है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि इंडिया का सिपाही जो है वो देसी है, ज़मीन पे सो जाता है, धूप में चल लेता है, ठीक है, खेतों में काम करके उसके हाथ तगड़े हो चुके हैं, माँ बाप को उसको इतना लाड़ दुलार वो नहीं मिलता है कि वो बिगड़ जाए, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है काफ़ी। ठीक है, उसको हार्डशिप्स का उसको है अनुभव। चाइनीज़ के साथ इतना नहीं है, वो बड़ी आर्मी है, 100 जने आ जाएंगे, लेकिन संख्या से काम नहीं चलता, जब हाथों की लड़ाई हो दम से चलता है। तो आपने भी अगर वो वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे चाइनीज़ पिट रहे थे तो दिख रहा था कि देसी घी की ताकत अलग ही होती है। अगला आता है 19वां क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन रिसेंटली कमीशन INS विक्रांत। INS विक्रांत को कमीशन किया गया था, इंडिजिनस है, हमने खुद ने बनाया है। एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडिया मेरी टाइम सिक्योरिटी, यानी जो हमारे समुद्री सुरक्षा। ऑल्सो एल्यूसिडेट चैलेंजेस ऑफ इंडिजनाइजेशन फॉर इंडियन नेवी। देखो इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में मोदी जी एक ट्रेंड ला रहे हैं कि खुद बनाएंगे सामान,
तो इंडियन नेवी को सबसे बड़ा बूस्ट ये INS विक्रांत से ही मिला है कि विक्रांत जो है वो हमने खुद ने बनाया है टोटल 100%। ठीक, तो जब हम खुद एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, और सबसे बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये, मतलब टॉप 3 में अगर ये गिना जाता है, इसको हमने खुद बना सकते हैं। और सीक्रेट प्रोजेक्ट भी था, इसका काम सीक्रेटली हमने शुरू किया था ताकि कोई सैंक्शन ना लगा दे। तो दूसरी तरफ ये था कि अगर हम खुद बना सकते हैं तो बाद में हम ऐसे विक्रांत 10 विक्रांत और बना सकते हैं, 10 एयरक्राफ्ट कैरियर और बना सकते हैं। एक बार हमने बना लिया तो हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगले प्रोजेक्ट में। तो समुद्री सुरक्षा तो ज़रूरी है क्योंकि 3 तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान कराची वाला पोर्ट यूज़ करता है। INS गाजी का नाम, PNS गाजी का नाम आपने सुना होगा। PNS गाजी का नाम आपने नहीं सुना है तो PNS गाजी एक बार सर्च करना और इंडिया के साथ उसकी स्टोरी पता करना। 1971 के वॉर में PNS गाजी उड़ा सकता था कलकत्ता को, तो PNS गाजी से हमारी पनडुब्बी ने ही हमें बचाया था। उस पे को ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो मेरे दोस्तों, INS विक्रांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक शिवाजी महाराज का कंट्रीब्यूशन भी आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी में। शिवाजी महाराज ने इंडियन नेवी में फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है उनको। शिवाजी महाराज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले, 500 साल पहले लगभग, और भी ज़्यादा, चोल साम्राज्य का भी आप इतिहास देखना पड़ेगा आपको अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से लिखना है। तो चोल साम्राज्य से ही आप शुरू करना है इस क्वेश्चन को लिखना, कि चोल साम्राज्य से शुरू करो, शिवाजी महाराज पे आओ, और उसके बाद सीधा INS विक्रांत पे आओ। 1971 वॉर का भी इंट्रोडक्शन दो, PNS गाजी का इंट्रोडक्शन दो, विक्रांत हमने खुद ने बनाया उसका इंट्रोडक्शन दो, और आगे फ्यूचर में क्या फ़ायदा है वो भी इंट्रोडक्शन दो। तो वो स्वदेशीकरण के महत्व को जस्टिफाई कर दोगे आप। 14 नंबर का क्वेश्चन है, खूब लिखे जाओ, इसमें अच्छे से लिख सकते हो। चोल साम्राज्य से शुरू करना। हाउ फार डिड वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लीड टू द ग्रोथ ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ऑन द रूरल सोसाइटी। कि जो लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट, जैसे महलवाड़ी सिस्टम था एक, ठीक, और 2-3 सिस्टम और थे। द ग्रोथ ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, मतलब जब अंग्रेज हम पे राज किया करते थे, कंपनी राज जिसको बोलते हैं, कॉलोनियल, हम उनकी एक कॉलोनी थे अंग्रेज़ों की। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। तो ये पुराने ज़माने में क्या क्या फ़र्क पड़ा था, ये महलवाड़ी सिस्टम और ये सब जो लाए थे उन्होंने। हैदराबाद में अलग सिस्टम था, महाराष्ट्र में अलग था, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अलग था, यूपी में अलग था, कलकत्ता में अलग सिस्टम था। लैंड रेवेन्यू मतलब लगान, ज़मीन का लगान अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले कौन थे, उनका ही पता होना चाहिए, उनको क्या बोला जाता था। फिर लैंड रेवेन्यू किस रेट से कलेक्ट करते थे, फसल के रूप में कलेक्ट करते थे या पैसे के रूप में या मजदूरी के रूप में। कई जगह 1/3 देना पड़ता था, कई जगह पे जमींदार खुद वसूलता था और फिर वो जमींदार अंग्रेज़ों को पे करता था, कई जगह पे अंग्रेज़ डायरेक्ट ले लेते थे। तो अलग अलग स्टेट का आपको यहाँ पे स्टडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट की देनी पड़ेगी। लगभग 3 या 4 सिस्टम थे मेन, मुझे अभी महलवाड़ी याद आ रहा है। तो ये भी 14 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपको हर एक स्टेट का, मतलब 3-4 स्टेट मिला के अंग्रेज़ों ने इस तरह से लैंड रेवेन्यू सेटल किए थे, क्योंकि हर स्टेट की क्रॉप्स अलग थी, मिट्टी अलग थी, जलवायु अलग थी, और वहाँ पे जो रेवेन्यू था किसी पे ज़्यादा आता था, किसी में कम आता था। तो उस हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। कहीं पे उन्होंने बीच में मिडिल मैन जमींदार को बनाया हुआ था, कहीं पे अंग्रेज डायरेक्ट लेते थे। तो वो पूरा बताना पड़ेगा, 300 शब्द का सीमा है, तो यहाँ पे तो खूब लिख सकते हो। तो इतना ये पेपर था मेरे दोस्तों। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको स्टडी करने में, एनालाइज करने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपकी पसंद का कोई और वीडियो भी बनाऊंगा। आप कमेंट करना कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। काफ़ी मुझे उम्मीद है कि आपका ये पेपर अच्छा गया होगा। इस पेपर में काफ़ी चीज़ों को इन्होंने टच किया है, बनाने वाले ने काफ़ी अच्छे से बनाया है। साथ ही साथ अगर किसी ने 6 महीने भी तैयारी की होगी और पढ़ा होगा, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि लिख लिख के याद किया होगा, मैं यूँ बोल रहा हूँ कि पढ़ा होगा, बस नेट पे पढ़ लिया, मोबाइल पे पढ़ लिया, जैसे भी एक बार नज़र से निकल गया होगा कोई चीज़, तो भी वो बंदा पेपर अटैम्प्ट तो कर देगा इज्जत से। लेकिन अगर आपको वास्तव में ये पेपर फोड़ना था तो आपको डाटा पता होना चाहिए था काफ़ी चीज़ों के बारे में। जैसे INS विक्रांत वाले क्वेश्चन में आपको डाटा पता होना चाहिए था कि कब इसको बनाने की शुरुआत की, किस तारीख को कमीशन किया गया, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कितने कितने साल तक ये बिना कोस्ट पर आए तैर सकता है, इसके साथ साथ और क्या क्या है, फ्रिजेट कितने हैं इसके, ठीक है, कौन सी मिसाइल ये ले जा सकता है, न्यूक्लियर इनेबल है या नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, टरबाइन कौन सी लगी है, वही पता होना चाहिए। तो एक एक डाटा इसका बताना था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना, बताना आपको कैसा लगा वीडियो, मेरा प्रयास कैसा लगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और मैंने और भी काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना यार, मेरे को पता चले कि मैं कैसा कंटेंट दे रहा हूँ ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा।